तन्मय ने पूर्वी को यूं मुस्कुराते हुए देखा तो वह कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए कहता है, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें इन सब के बारे में पहले से पता है। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी टेबल पर रखे खाने को प्लेट में निकालते हुए कहती हैं, भले ही मैं कबड्डी खेलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तब भी मुझे कबड्डी के बारे में हर एक खबर मिलती रहती है। मैं हर दिन रात इस सब के न्यूज़ देखती रहती हूँ, जिससे मुझे हर खबर पहले ही मिल जाती है। कैसे कौन सा रोज बदला है, कहाँ कैसे क्या बनेगा। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो ठीक है, तब तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम आराम से इन सब के बारे में सोचो, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी उसे देखकर गुस्से में कहती है, अरे अभी तो आपने कहा आपको मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाना है, और अभी आप बिना खाना खाए यहाँ से जा रहे हैं। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसे देखने लगा। हालांकि तन्मय को पूर्वी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में पृथ्वी का ख्याल आया, क्योंकि पूर्वी अभी भी पृथ्वी से प्यार करती है। ये सोचकर उसका भूख मर चुका था। जब जब उसके मन में ख्याल आता है, उसका मन करता है जाकर पृथ्वी की जान ले ले। पूर्वी तन्मय को गुस्से में देखकर कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती हैं, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह से गुस्से में क्यों हैं? अचानक से आप मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं? तन्मय ने जब पूर्वी के बातों को सुना तो वो गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी जगह पर बैठकर कहा, कुछ नहीं, जल्दी से खाना निकालो, मुझे इम्पोर्टेंट काम भी करना है। ये कहकर वह तुरंत पूर्वी के हाथों से प्लेट लिया, फिर तुरंत खाना खाने लगा। तन्मय को इतना जल्दी जल्दी खाना खाते में देखकर पूर्वी की हंसी छूट गई। जब तन्मय ने देखा कैसे पूर्वी हंस रही है तो वह गुस्से में उसे देखते हुए कहा, खाना खाने समय अगर तुम ज्यादा हंसने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। पूर्वी जब तन्मय की धमकी भरी बातें सुनी तो जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख ली। ये देखकर तन्मय चुपचाप अपना खाना खाने लगा। थोड़ी ही देर में तन्मय ने पूरा खाना खत्म कर लिया था। खाना खाने के बाद वह एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर चुपचाप बालकनी से सीधे कमरे के अंदर आकर और कमरे के अंदर आते ही सीधे कमरे से बाहर निकल गया। जब पूर्वी देखिए तन्मय वहां से जा चुका है तो वह जल्दी से अपना फोन निकालकर भूमि को कॉल करने लगी, क्योंकि उसे यह खुशखबरी भूमि को भी बताना था। आखिर अब वो वापस से कबड्डी मैच खेलेगी तो जाहिर सी बात है उसके परिवार को भी इस बारे में पता होना चाहिए, खास करके उसके पापा को। लेकिन पहले उसने सोचा वह इस बारे में अपनी बहन को बताएगी। हालांकि भूमि अभी घर में ही थी, लेकिन रात काफी हो चुका था जिस वजह से वो कमरे में नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना कॉल पर ही इन सब के बारे में बता दे। वही इधर स्टडी रूम। तन्मय जब अपने कमरे से निकलने के बाद स्टडी रूम में आया तो उसने देखा आर्यन पहले से ही वो बैठकर बहुत सारी फाइल को चेक कर रहा है। इतने सारे फाइल को टेबल पर देखकर तन्मय अपनी आंखें छोटी कर लिया, क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे और आर्यन फाइल खोलकर किसी टॉपर की तरह उसे पढ़ रहा था। तन्मय स्टडी रूम में आ चुका है, इसका ध्यान आर्यन को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह बड़े ध्यान से अपने सामने रखे सारे फाइल को एक एक करके देखे जा रहा था। तभी आर्यन को किसी के खांसने की आवाज आए। आवाज को सुनकर आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका नजर अपने सामने खड़े तन्मय पर गया। तन्मय को इस समय देखकर आर्यन हैरान भरी आवाज में कहता है, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना, वैसे भी तुम आज भाभी के साथ और बच्चों के साथ काफी घूम लिए हो। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें क्या मैं बुढ़ा दिखाई देता हूँ जो इतनी जल्दी थक जाऊंगा? भले ही मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम सबको मैं बुढ़ा दिखाई दूंगा। जब देखो सब मेरी उम्र के पीछे पड़े रहते हो। ये कहकर तन्मय गुस्से में एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
तन्मय को ऐसी बातें करते देखकर आर्यन कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आया तन्मय ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो एक बार भी नहीं कहा उसके एज के बारे में, फिर अचानक से तन्मय ने अपने एज के बारे में क्यों कहा। ये सोचकर आर्यन कुछ सोचते हुए कहता है, एक मिनट, तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ी देर पहले तुम बहुत अच्छे मूड में थे, फिर अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ तुम उम्र में काफी बड़े हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई बुढ़ा कहेगा। मैंने तो कभी भी तुम्हें बुढ़ा नहीं कहा, फिर तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो और उस बात को याद करके तुम अपना सारा गुस्सा मुझको निकालने की कोशिश कर रहे हो। आर्यन की बात सुनकर तन्मय तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहा, एक बात बताओ, अगर पूर्वी को शादी वाले दिन पता होता मैं उससे उम्र में 10-12 साल बड़ा हूं, तो क्या वह मुझसे शादी नहीं करती? मान लो धोखे से ही शादी किया है उसने, लेकिन अगर उसे उस समय पता होता तो क्या वह मुझसे धोखे से भी शादी नहीं करती? तन्मय की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर उसे देख रहा था। आर्यन को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तन्मय कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी उसने सोचा, लगता है कोई जरूरी बात है जो तन्मय को अंदर ही अंदर सता रहा है। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए तन्मय से कहा, देखो तन्मय, जितना मैं पूर्वी भाभी को जानता हूँ उसके मुताबिक तो शायद पूर्वी भाभी शादी नहीं करती। तुम खुद सोचो, अगर पूर्वी भाभी को उस समय पता होता तो क्या वो तुमसे शादी करती? इनफैक्ट कोई भी लड़की यह सोचकर शादी नहीं करती है कि उसके 10 साल से बड़ा उम्र का उसका दूल्हा बनेगा, और ऊपर से वह लड़का पहले से एक बच्चे का बाप भी हो। चलो एक समय के लिए कोई अगर लड़का एक बच्चे का बाप है तो वह भी चलेगा, लेकिन हर लड़की यह सोचती है कि उसका पति उम्र में उससे 2 या फिर 5 साल बड़ा है। लेकिन अगर उस लड़की को पता होता कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसका उम्र उसकी उम्र से 10 साल बड़ा है, तो वह जायज से बातें शादी नहीं करती। और रही बात पूर्वी भाभी की, तो उस दिन शायद पूर्वी भाभी को पता नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो वह भी तुमसे शादी नहीं करती और भूमि की तरह वह भी तुम्हें छोड़कर चली जाती। यह कहकर आर्यन हंसते हुए तन्मय को देखने लगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर गुस्से में कहा, इसका मतलब यही है पूर्वी मेरे साथ खुश नहीं है, यानी कि वो मुझसे दूर जाना चाहती है। मुझसे शादी करके उसे जरा भी खुशी नहीं मिल रहा है। वह मेरे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा है, यही कहना चाहते हो ना तो तुम? लेकिन आज तुम एक बात याद रखना, अगर यही बात है तो मैं जल्द से जल्द पूर्वी को खुद से दूर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ पूर्वी अपनी जिंदगी के बारे में ना सोच कर किसी और की जिंदगी के बारे में सोचे। अगर पूर्वी खुशी खुशी मेरे साथ रहना चाहती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह किसी के कहने पर मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तन्मय के गुस्से बड़ी बात सुनकर आर्यन को समझा चुका था, जरूर किसी ने तन्मय के एज को नुकसान पहुंचाया है, किसी ने तन्मय की एज पर सवाल उठाया है। ये सोचकर आर्यन हैरान भरी आवाज में उसे देखते हुए कहता है, एक बात बताओ, क्या आज म्यूजियम में तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिला था जिसने तुम्हारे एज पर सवाल उठाया? आर्यन की बात सुनकर तन्मय पहले तो गहरी सांस लिया, फिर उसे वह सारी चीजें बताने लगा जो म्यूजियम में हुआ था। कैसे पार्थ वह आकर पूर्वी से बातें किया और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कैसे पार्थ ने पूर्वी के सामने उसके एज पर सवाल उठाया था। ये सारी बातें उसने धीरे धीरे करके आर्यन को बता दिया। जब आर्यन ने तन्मय के बातों को सुना तो उसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो हंसते हंसते अपने पेट पकड़कर तन्मय को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि इस बार उसकी हंसी सच में बहुत ज्यादा निकल रही थी। ऊपर से तन्मय का वह मुंह फुलाया हुआ चेहरा देखकर आर्यन को और ज्यादा हंसी आ रही थी। तन्मय ने देखा कैसे आर्यन उसकी बातें सुनकर हंस रहा है, तो वो टेबल पर रखा फाइल उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा,
तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, लगता है तुम्हें बहुत शौक है यहाँ से जाने का। इतना ही शौक है ना तो तुम बस एक बार के दो, मैं तुम्हारी टिकट करवा कर तुम्हें यहाँ से भेज देता हूँ, फिर आराम से उस जगह पर जाकर काम करना जिस जगह पर लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल किया, हालांकि अभी भी उसका हंसी कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने तन्मय के भयानक भरे चेहरे को देखा उसका हंसी तुरंत गायब हो गया। वह जल्दी से खुद को नॉर्मल किया, फिर तन्मय को देखते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा, वह बस मेरी हंसी छूट गई। तुम बार बार मुझे धमकी क्यों देते रहते हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, कोई छोटे भाई इस तरह से धमकी देता है? मानता हूँ पार्थ ने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उस समय भी पूर्वी भाभी ने तुम्हारा साथ दिया। उन्होंने पार्थ की बोलती बंद कर दी। अगर पूर्वी भाभी को तुम्हारे एज से प्रॉब्लम होती तो शायद पूर्वी भाभी उस समय पार्थ का साथ देते हुए उसकी बातों पर हंसती, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें तो इस सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ पूर्वी भाभी जैसी लड़की एज को देखकर लड़के पसंद नहीं करती है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, हाँ वो देखकर पसंद नहीं करती, लेकिन जानवर का शक्ल देखकर जरूर पसंद करती है, जैसे उसने उस गधे पृथ्वी को पसंद किया है। ना जाने उसे उस पृथ्वी में क्या नजर आता है, मुझे तो एक नंबर का गधा दिखता है। मेरा बस चले ना तो मैं उस पृथ्वी की जान ले लूं और किसी को पता भी चले ना दूं, लेकिन सिर्फ पूर्वी की वजह से मैं उस पृथ्वी को छोड़ रखा हूँ। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन पूर्वी के सामने उस गधे का सच आएगा, फिर मैं बड़े आराम से पूर्वी को खुलकर कहूँगा, हमेशा गधे को पसंद करना सही नहीं होता। तन्मय की ऐसी बातें सुनकर आर्यन हैरान था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था अचानक से इन कुछ दिनों से तन्मय को हो क्या रहा है। हालांकि उसने ही शुरू में कहा था तन्मय को पूर्वी से प्यार हो चुका है, लेकिन तन्मय को इस तरह से पूर्वी से प्यार हो जाएगा कि वह बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी कहने लगेगा, इस बारे में आर्यन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे तो सोचकर हैरानी हो रही थी, तन्मय कैसे उस पृथ्वी को जानवर का नाम देकर गधा कह रहा है। ये सोचकर आर्यन मुस्कुराते हुए को देखता रह गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। आर्यन को मुस्कुराते हुए देखकर तन्मय गुस्से में उसे देख रहा था। जब आर्यन ने ये देखा तो वो कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम इन सब के बारे में छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे खबर मिली है पीके ये शहर आ चुका है। तुम्हें याद ही होगा जब तुम भाभी के साथ घूमने जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें कॉल किया था। उस समय में पीके के घर ही जा रहा था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उसके पास नहीं गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है पीके किस शहर में आकर तबाही मचाने वाला है? हो सके तो उस तबाही में मासूम लोग भी आ सकते हैं, और अभी तुम्हारे माफिया अंडरवर्ल्ड का वोटिंग भी शुरू होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बार बहुत सारे माफिया पीके के तरफ रहेंगे। तुम्हें नहीं लगता इसके बारे में जानने के बाद तुम्हें कुछ करना चाहिए? आर्यन की बात सुनकर तन्मय की बोहें सिकुड़ गई, हालांकि उसे इन सब के बारे में पहले पता था। भले ही वो हमेशा पूर्वी के पास रहता है, अपने बेटे के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास हर दुश्मन की खबर तुरंत पहुंच जाती है। ये सोचकर तन्मय शैतान भरा मुस्कुराहट लिए उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता है वो पीके शहर में क्यों आया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती बताओ क्या है? उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मेरे शहर में आया है। अगर उसने किसी और शहर में वोटिंग स्टार्ट किया होता ना तो मैं सोचता कि हाँ हो सकता है इस बार वह पीके विनर बनेगा, लेकिन उस पीके ने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। जिस शहर में पीके रहता है उस शहर में बहुत कम माफिया हैं, और जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में बहुत ज्यादा माफिया है। तो बताओ किस शहर में सबसे ज्यादा माफिया है? ये कहकर तन्मय मुस्कुराकर आर्यन को देखने लगा।
तन्मय की बात सुनकर आर्यन उसे देखते हुए कहता है, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा माफिया तुम्हारे पास है, तुम्हारे ही शहर में है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो वो पीके कितना तबाही करता है। अगर तुम्हारे माफिया को पता चला ऐसा कोई राजा आ रहा है जो ना घर वाला देखता ना बाहर वाला, सिर्फ है मार देता है, तो वह सिर्फ ये सोचकर उसे ही माफिया बनाने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि छोटे मोटे माफिया को वो माफिया चाहिए जो ताकतवर होकर पूरी दुनिया के सामने राज करे, लेकिन तुम हो कि अंडरवर्ल्ड में रहकर पूरे दुनिया को अपनी पहचान बताते नहीं हो, किसी के सामने नहीं आते हो। कुछ माफिया का कहना है कि वो पूरी दुनिया वालों के सामने आना चाहते हैं, उसे डराना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे वजह से वह सब ऐसा कर नहीं रहे हैं। हो सकता है वह सब लोग पीके की तरफदारी करके उसके पास चले जाए, क्योंकि पीके भी तो वैसा ही माफिया है जो लोगों के सामने आकर उसे जल्लाद की तरह मारता है और अपना रुतबा दिखाता है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कुछ माफिया है जो बिल्कुल पीके की तरह सोच रखते हैं, लेकिन मैं तब भी राजा ही कहलाऊंगा। तन्मय आहूजा को बिल्कुल भी नहीं पसंद जो उसके सामने नजर उठाकर बात करें। वैसे भी उस पीके का मैसेज आया था, उसने कहा है उस मीटिंग में माफिया का राजा का होना भी जरूरी है। अगर माफिया के राजा ही नहीं होगा तो माफिया के चमचे कैसे आएंगे। उसका उस मैसेज को पढ़कर मुझे बहुत हंसी आया, क्योंकि वह खुद को चमचा कह रहा था। पीके होगा अपने शहर का राजा, लेकिन मेरे शहर में अगर उसने कोई भी तबाही करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे मासूम लोगों की जान लेने से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों का जान लेने में ही मजा आता है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुंह बनाकर कहता है, अगर तुम कल पीके से मिलने के लिए मीटिंग में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और साथ ही दादू ने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर किया है जो तुम्हारे साथ रहेगा। वह चाहते हैं वो इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ रहे तब तक जब तक वो पीके इस शहर को छोड़कर चला नहीं जाता है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसे देखने लगा। तभी आर्यन ने वापस से कहा, मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल दादू के लिए तुम्हें उसकी बात को मानना पड़ेगा। वैसे भी तुम देख रहे हो दादी जी को यही लगता है पूर्वी भाभी के प्यार में तुम पड़ चुके हो और उनकी बातों को मानते नहीं हो, तो सिर्फ दादी के लिए ही सही तुम उस इंस्पेक्टर को अपने पास रखो। दादू का कुछ प्लान है और वह चाहते हैं वह इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ रहकर प्लेन में साथ दें। ये कहकर आर्यन ने तन्मय को वह सारा प्लान बताया जो देव आहूजा ने उसे थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब तन्मय आर्यन के बातों को सुना तो वह समझ गया उसके दादू का प्लान किया है। ये सोचकर वह आर्यन को देखते हुए कहता है, ठीक है तुम एक बार उस इंस्पेक्टर का डिटेल रख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कोई इंसान मेरे घर में रहे जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, वह लड़की है जिसका नाम अनुराधा है और वह दूसरे शहर की रहने वाली है, लेकिन मैंने सुना है वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है, गुंडों को मारने में समय नहीं लगाती है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर उसे देखते हुए कहने लगा, वह तो वक्त बताएगा वह कितनी बड़ी खिलाड़ी है और कितनी बड़ी अनाड़ी। फिलहाल के लिए मैं कमरे में जा रहा हूँ, कल तुमसे जरूरी बात करना है तो तुम मुझे ऑफिस में मिलना, क्योंकि ऑफिस से निकलने के बाद ही उस पीके से मिलने भी जाना है मुझे। ये कहकर तन्मय वहां से चला गया। तन्मय को जाते हुए देखकर आर्यन वापस से अपना काम करने लगा, क्योंकि जितने सारे फाइल उसने अपने पास रखे थे उनमें से कुछ फाइल ही उसने अभी तक चेक किया था। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल मेंसन पीयूष सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी कृतिका गुस्से में घर के अंदर आते हुए अपना पर्स सोफे पर फेंक कर चिल्ला कर कहती है, तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड एक नंबर के निठल्ले हैं क्या। जब मैंने उसे कहा था मेरी बेटी को तन्मय से दूर रखना है तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को उस तन्मय के पास छोड़ने की। कृतिका की गुस्से भरी बात सुनकर आयुष उस देखकर कंफ्यूज होकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तन्मय तुम्हारी बेटी से मिला, पर कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और उसे पता कैसे चला इन सब के बारे में।
पीयूष की बात सुनकर कृतिका गुस्से में सोफे पर बैठते हुए कहती है, तन्मय को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला है। रोहानिका मेरी बेटी है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो उसके चेहरे में अपना चेहरा ना देखने लगे। यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। रूहानिका का शकल तन्मय के शकल से मिलता है, बस रूहानिका लड़की है जिस वजह से पहचान पाना मुश्किल होता है। याद रखना, अगर रूहानिका तुलसी आहूजा से मिली तो उस दिन तुलसी आहूजा को पूरा यकीन हो जाएगा रूहानिका तन्मय की बेटी है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी उस परिवार की नजरों में आए, लेकिन आज तो हद पार हो गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे कहने पर मैं रूहानिका को दोनों बॉडीगार्ड के साथ म्यूजियम भेजी थी ताकि रूहानिका अच्छे से घूम सके, लेकिन वहां पर जाकर रूहानिका तन्मय और उस घटिया लड़की पूर्वी के साथ घूमने लगी और साथ ही उस पूर्वी को छोटी मम्मा कहकर बुला रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाकर आओ रूहानिका को, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बुरा असर पड़े मेरी बेटी पर। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को उस आहूजा परिवार से छुपा कर रखना है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे क्योंकि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कृतिका की बात सुनकर पीयूष उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, देखो कृतिका, मैं जानता हूँ तुम इस समय बहुत डरी हो, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए। अगर ऐसे में तुम रूहानिका पर गुस्सा करोगी ना, तो हो सकता है वह तुम्हारे पास ना आकर उस तन्मय के पास चली जाए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। पीयूष की बात सुनकर कृतिका अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। शांत होने के बाद वो पीयूष को देखकर कहती है, देखो पीयूष, अगर मेरी बेटी को पता चला तुम उसके पापा नहीं हो, वह तन्मय उसका असली बाप है, तो वह तन्मय के पास जाने में जरा भी समय नहीं लगाएगी, क्योंकि मेरी बेटी को घूमना पसंद है। और ऐसे में तन्मय पूर्वी उसकी नज़रों में आ चुके हैं। तुम्हें पता है, जब मैं उससे मिलने के लिए हॉस्टल गई थी तो मुझे क्या पता चला, वह कह रही थी रेहान के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रेहान के मम्मी पापा उसे घुमाते हैं। उसके मम्मी पापा तो उसे कभी घुमाना ही नहीं करते हैं, ना ही उसके मम्मी पापा के पास जरा भी समय है उसके लिए। ये सब सुनने के बाद ना मुझे बस एक ही डर लगा, अगर मेरी बेटी को पता चल गया वह तन्मय की बेटी है, तो उसके पास जाने के लिए वो कभी भी मुझसे परमिशन नहीं लेगी। तुम्हें पता है ना, रूहानिका बिल्कुल तन्मय के ऊपर गई है, उसके अंदर वही रुतबा वही घमंड भरा हुआ है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ उसके इस हरकत से। ऐसा लगता है जैसे मैं वापस से उस तन्मय को अपने सामने देख रही हूँ जिस तन्मय को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी। कृतिका की बात सुनकर पीयूष गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए कहता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब कभी भी रूहानिका तन्मय से नहीं मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा वह हमारे साथ घूमने जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इन 3 दिन के अंदर कहीं भी घूमने नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पीके इस शहर में आ चुका है और मुझे कैसे भी करके उस पीके से मिलना है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। पीके का सबसे बड़ा दुश्मन तन्मय है, और अगर हम दोनों मिलकर उस पीके से हाथ मिला लेंगे तो हमारे पास एक हथियार हो जाएगा जिसको हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। पीयूष की बात सुनकर कृतिका की आंखें चमक उठी। जो कृतिका अभी गुस्से में उसको देख रही थी, अब वही कृतिका की आंखों में रोशनी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पीके का नाम सुनते ही उसके पर उड़ने लगे। कृतिका पीयूष को देखते हुए खुश होकर कहती है, क्या कहा तुमने, पीके इस शहर में आ चुका है, यानी कि अब मैं उस तन्मय को उसकी औकात दिखा सकती हूँ। ये बात तो हर कोई जानता है, तन्मय आहूजा में और पीके में कितनी कट्टर भरी दुश्मनी चल रही है, और इसका फायदा हम इस बीच में बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, अगर तुम उस तरीके से बात कर लो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि यह प्लेन में उसके साथ ही बैठकर तुम्हें बताऊंगी।
मुझे कैसे भी करके इस तन्मय आहूजा का नाम खत्म करना है। जब जब मैं इस तन्मय आहूजा का नाम लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना जाने कौन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और ऊपर से तन्मय में की जिंदगी में जब से पूर्वी आई है, तब से तो मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि उस पूर्वी की वजह से मेरा बेटा अब तक मेरे पास नहीं आया है। ये कहकर कृतिका गुस्से में पीयूष को देखने लगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सभी घरवाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं पूर्वी रेहान को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। जब रेहान पूरी तरह से तैयार हो गया तो पूर्वी उसे अपनी गोद में लेकर नीचे उन सभी के पास आई। पूर्वी जैसे ही उन सभी के पास आई, उसने देखा तन्मय सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा है। तन्मय को देखते ही पूर्वी रेहान को लेकर सीधे उसके पास आकर कहती है, रेहान तैयार हो चुका है, आप चाहे तो इसे अब इसको लेकर जा सकते हैं। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय ने एक नजर अपने बेटे को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। फिर वो पूर्वी को देखने लगा। अभी तक पूर्वी तैयार नहीं हुई थी। ये देखकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके थोड़ा गुस्से में कहता है, कल रात मैंने तुम्हें कुछ कहा था, क्या तुम भूल चुकी हो? तन्मय की बात सुनकर पूर्वी उसे एक नज़र देखती है। हालांकि पूर्वी को तो याद था आज उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोच के पास जाना था, लेकिन तुलसी आहूजा के डर की वजह से वह बाहर जाने से कतरा रही थी। तन्मय ने देखा कैसे पूर्वी उसकी बात सुनकर घबराने लगी, तो वह समझ गया इस समय पूर्वी क्यों घबरा रही है। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें मेरे अलावा किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस घर में तुम सिर्फ मुझसे डरोगी, और किसी से नहीं। तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी अभी भी वही खड़ी थी। जब तुलसी अवजा देखती है कैसे तन्मय पूर्वी को कहीं ले जाने की बातें कर रहा है, तो वह वहां से उठने लगी, लेकिन तभी उनके पति देव आहूजा उसका हाथ पकड़कर बैठने का इशारा करते हैं, जिसे देखने के बाद तुलसी आहूजा चुपचाप गुस्से में पूर्वी को देखती रह गई। वही तन्मय ने जब देखा पूर्वी अभी तक वहां से नहीं गई है, तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जाकर कपड़े बदल कर आओ। अगर तुम 5 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जिसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं सोचा होगा, तुम भी नहीं। तन्मय को गुस्से में देखकर पूर्वी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था तन्मय इतना गुस्सा कर क्यों रहा है। प्रैक्टिस वो करेगी तो उसकी मर्जी होनी चाहिए, ना वह जाए या ना जाए। लेकिन तन्मय है कि उसके पीछे ही पड़ गया है। ये सोचकर वह गुस्से में तन्मय को देखने लगी। हालांकि पूर्वी का तो मन तो कर रहा था तन्मय को पूरा तरह से सुना दे, लेकिन अपने बेटे के वहां होने के कारण वह चुप रहना ही सही समझी। वह एक नज़र तन्मय को देखती है, फिर वहां चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं इधर घर के एक लड़की आंखों पर चश्मा लगाए छोटे से मिरर में खुद को देखकर बाल सही कर रही थी। जब उसके बगल में खड़ा लड़का ने देखा, तो वो उस लड़की को देखकर उसके कंधों को मारते हुए कहता है, अयो अम्मा, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आता तुमको उस काम पर ध्यान देना होता, लेकिन तुम वह की वापस से अपना मेकअप करता। उस लड़के की बात सुनकर उस लड़की ने उस लड़की को देखते हुए कहती है, अयो अम्मा, मैं तुम्हें कितनी बार बोलता, मेरे को इस तरह से ना मारता। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे को हर समय बस ब्यूटीफुल दिखना होता। तुमको तो पता होता मेरा ये ब्यूटीफुल फेस कितना अच्छा दिखता। अब हम सब इतना बड़ा घर में आता तो जाहिर सी बात है मेरे को ब्यूटीफुल दिखना होता, तो अगली बार से तुम मेरे सुंदरता को देखकर ना जलता। उस लड़की की बात सुनकर वह लड़का गुस्से में उस लड़की को देखते हुए कहता है, अनु, मैं तुम्हारा सुंदरता को देखकर ना जलता, मैं तो बस तुम्हारा हरकत को देखकर डरता। तुमको पता होता कि यहाँ पर हम जिस काम के लिए आता वह काम पर ध्यान देता, लेकिन तुम होता कि हमेशा मेकअप पर ही ध्यान देता।
अनुराधा उस लड़के की बात सुनकर मुंह बनाकर अपने मिरर को पर्स में रखी, फिर उस लड़के को देखते हुए कहने लगी, तुम इतना क्यों टेंशन लेता, मैं होता तो तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी जरूरत ना होता। देखो जीतू, मैं तुमको पहले ही बोलता, अगर अंदर जाकर तुम बार बार मेरे को मारता तो मैं बॉस के पास जाकर तेरा कंप्लेंट करता। अनुराधा की बात सुनकर जीतू मुंह बनाकर उसे देखने लगा। तभी अनुराधा गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए कहती है, ओके ओके, मैं तेरा कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन अभी फिलहाल अंदर चलता क्योंकि बहुत समय होता और थोड़ी देर पहले ही हमारा बॉस का कॉल आया था। अगर हमारा बॉस को पता चलता हम उनका काम ना करके यहाँ पर बातें करता तो वह हम सबको पनिशमेंट देता। अनुराधा की बात सुनकर जीतू गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, शुक्र है तुमको मेरा बात समझ आता, वरना मेरे को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ा गलती करता। जल्दी से चलो वरना इससे पहले कि यहाँ रहने वाले सारे बॉडीगार्ड हमें देखकर गलत समझता। ये कहकर जीतू अनुराधा को लेकर सीधे घर के अंदर चला गया। आज अनुराधा पुलिस ड्रेस पहनी हुई नहीं थी क्योंकि जैसा कि राम मित्तल ने अपने डीएसपी से कहा था, पुलिस भेजने से पहले उसे यह समझा दिया जाए कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में ना आए, तो अनुराधा का बॉस उसे पहले ही इन सब के बारे में बता दिया था। अनुराधा जीतू के साथ में दरवाजे के पास खड़ी थी। वो वहां खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब तक उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया था। वही तन्मय जो रेहान के साथ बैठकर उसके स्कूल बुक को देख रहा था। जब उसने दरवाजे के पास किसी दो अनजान लोगों को देखा तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसे ही बॉडीगार्ड किसी अनजान लोगों को घर के अंदर आने नहीं देता है। तन्मय को उठते हुए देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की नज़र दरवाजे के पास खड़े उन दोनों पर गया। उन दोनों को देखते हैं आर्यन और देव आहूजा एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि इस बारे में तो देव आहूजा को पहले से ही पता था, दो लोग उसके घर आएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था वह दो लोग कौन है। जीतू ने देखा सारे घर वाले अब दिखने लगे हैं तो वह अनुराधा का हाथ पकड़ के अंदर उन सभी के पास आया। फिर उन सभी को देखते हुए कहने लगा, अयो अम्मा, तुम सब यहाँ होता, हम सब तुमको कहाँ कहाँ ना ढूंढता। जीतू की बात सुनकर सभी घरवाले हैरान थे, लेकिन आर्यन हैरान भरी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। वो जीतू को तो पहचान चुका था, लेकिन उसके बगल में खड़ी लड़की को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की ने उस दिन मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से आर्यन को सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दी थी। जब आर्यन को समझ आया उसके सामने जो दो पुलिस वाले खड़े हैं वो कोई और नहीं वही है जिससे वो कुछ दिन पहले टकराया था, तो वह सीधे उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। अनुराधा की नजरें तो पूरे घर पर थी। वह अपनी नजर घुमाकर पूरे घर को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही अनुराधा अपने सामने आर्यन को देखती है तो वह दो कदम पीछे हो गई। आर्यन को देखते ही जीतू और अनुराधा दोनों ही हैरान थे। जब अनुराधा जीतू को देखती है तो वह जल्दी से जीतू के पास आकर धीरे से कहती है, यो अम्मा, ये हैंडसम मुंडा तो इसी घर में होता। अगर इस हैंडसम मुंडा को पता चलता कि हम वही दोनों होता जिसने इससे पैसा लिया था, तो कहीं हमारा सच इन सभी को बता न देता। अनुराधा की बात सुनकर जीतू से घूरते हुए देखकर कहता है, वह तो बाद में बताता, लेकिन अगर तुम इस तरह से डरता तो जरूर किसी ना किसी को हम पर शक होता, इसलिए तुम एक असली पुलिस वाली बनकर नाटक करता, वरना मैं बॉस के पास जाकर सबसे पहले तुम्हारा कंप्लेंट करता। जीतू की बात सुनकर अनुराधा को याद आया, जीतू तो सही कहा है, वह एक पुलिस ऑफिसर बनकर आई है, ऐसे में अगर वह घबराने लगेगी तो जायज सी बात है सभी घर वालों को उस पर शक हो जाएगा। ये सोचकर अनुराधा पुलिस ऑफिसर की तरह स्ट्रेट खड़ी होकर उन सभी को देखकर जय हिंद करती है। अनुराधा को जय हिंद करते हुए देखकर देव आहूजा के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह समझ गए यह वही दोनों हैं जिन्हें डीएसपी ने भेजा है तन्मय की रक्षा करने के लिए। ये सोचकर देव आहूजा अनुराधा के पास आकर कहते हैं, तो तुम हो अनुराधा पुलिस इंस्पेक्टर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
देव आहूजा की बात सुनकर अनुराधा शर्माने लगी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता है तो अनुराधा शर्माने लगती है। इस हरकत की वजह से जीतू अनुराधा को लेकर बहुत परेशान रहता था। वह जानता था अगर कोई इंसान अनुराधा की तारीफ करता तो अनुराधा शर्माने लगती, और उसकी इस हरकत की वजह से काफी लोग परेशान भी होते हैं। अनुराधा शर्माते हुए देव आहूजा को देखकर कहती है, अयो अम्मा, क्या तुमने मेरा तारीफ किया? सच बताना, तुमको भी लगता है ना मैं ब्यूटीफुल दिखता? अगर तुम मेरे से ब्यूटीफुल होने का टिप्स मांगता तो मैं तुम्हें एक लिस्ट बना कर देता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ड्यूटी पर होता तो मैं अभी कोई टिप्स नहीं दे सकता। अनुराधा की बेतुकी बातें सुनकर आर्यन उसे देखकर गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता है? ऐसे कौन बोलता है? कम से कम इंसान की तरह तो बोलो, जैसे तुम बोल रही हो ना वैसे। मैं तुम्हारी बातें हमें समझ नहीं आ रही। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा उसे देखकर हंसते हुए कहती है, यो अम्मा, तुम्हें कैसे समझ आता? तुम चेन्नई से थोड़ी होता। अगर तुम चेन्नई में होता तो यह अनुराधा तुमको अपना बॉयफ्रेंड बनाता, पर मैं यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर होकर तुम सबकी रक्षा करता और यहाँ रहकर तुम सबकी देखभाल भी करता। अगर तुम सबको मेरी भाषा समझ न आता तो तुम इस चंपू से पूछता, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी तुम लोगों की भाषा भी आता। अनुराधा की आवाज इतने करीब से सुनकर आर्यन को समझ आ गया, ये वही लड़की है जो उससे पैसा ली थी। यह याद करते हैं आर्यन गुस्से में उस लड़की से कहता है, क्या तुम सच में पुलिस हो या फिर कोई नौटंकी करने के लिए यहाँ आई हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम वही लड़की हो जो कुछ दिन पहले अपने कार के चोट लगने की वजह से मुझसे पैसे ली थी। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा और जीतू की आंखें हैरानी से भरी हो गई। पहले तो उन दोनों ने सोचा था आर्यन उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब आर्यन ने ये कह दिया तो वह दोनों समझ गए आर्यन को सच पता चल चुका है। ये सोचकर अनुराधा आर्यन को देखने लगी। इससे पहले कि अनुराधा आर्यन से कुछ कहती तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही पूर्वी पर गया। पूर्वी को देखते ही अनुराधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूर्वी सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे तन्मय के पास आई। जैसे ही पूर्वी तन्मय के पास आई, वह देखती है कोई अनजान लड़की वहां खड़ी है और सारे घर वाले उसे घेरे हुए हैं। ये देखकर पूर्वी एकटक उस लड़की को देखती रह गई। वही अनुराधा पूर्वी को देखकर हैरान थी। जब उसने देखा पूर्वी उससे काफी करीब आकर खड़ी है तो वह धीरे से ही खुद से कहती है, यो अम्मा, ये तो पूर्वी दीदी होता। पूर्वी दी इस घर में रहता है, ऊपर वाले, अब मैं क्या करता? ये तो मेरा ऑन ब्लड सिस्टर का घर होता। अयो अम्मा, अगर मेरी दादी को पता चलता मैं उस शहर में आता जिस शहर में मेरा ब्लड ग्रुप फैमिली होता तो दादी मेरे को खूब मारता। ये सोचकर अनुराधा पूर्वी को देखने लगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अनुराधा को इस तरह से खोए हुए देखकर जीतू अनुराधा के हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए कहता है, ये तुम की देखता क्या? क्या तुम भूल गया हम यहाँ पर किस काम के लिए आया? देखो सारा परिवार हमें ही देखता। जीतू की बात सुनकर अनुराधा डर की वजह से अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसे इस तरह से डरते हुए देखकर आर्यन की छोटी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अनुराधा पर शक हो रहा था। अनुराधा की हरकत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। देव आहूजा अनुराधा और जीतू को देखकर मुस्कुराकर दोनों को कहते हैं, हमें पता है तुम्हें डीएसपी सर ने भेजा है। अब से तुम दोनों इसी घर में रहोगे जब तक हमारे परमिशन नहीं मिल जाती है यहाँ से जाने की। और हाँ, मैं जिस तन्मय आहूजा के लिए तुम्हें बुलाया हूँ वह तन्मय आहूजा यह है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों सबसे पहले इससे मिल लो, क्योंकि ये जितना शांत दिखता है ना उतना ही नहीं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना इसके पास। देव आहूजा की बात सुनकर अनुराधा की नज़र तन्मय पर गया। तन्मय को देखते ही अनुराधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हालांकि अनुराधा तन्मय को जानती नहीं थी, लेकिन पूर्वी को उसके पास खड़े देखकर अनुराधा समझ गई उसकी पूर्वी दीदी का पति है तन्मय आहूजा।
ये सोचकर अनुराधा खुद से मन में कहती है, अयो अम्मा, मैं कहाँ आकर फंस गया। अगर मुझे पता होता यह मेरे दीदी का ससुराल होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। अब ना जाने मैं इस चंगुल से कैसे बचता। ये सोचकर अनुराधा हल्का सा मुस्कुराकर तन्मय के पास आकर अपना हाथ सामने करते हुए कहती है, हेलो सर, मेरा नाम अनुराधा होता और मैं चेन्नई से आया। क्योंकि मैं चेन्नई में इंस्पेक्टर होता तो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करता। अगर तुमको कोई दिक्कत दिखाई देता तो तुम मुझे पहले ही बताता। अनुराधा की बातें सुनकर पूर्वी को हंसी आ रहा था, क्योंकि अनुराधा अजीब तरह से बातें कर रही थी। जब तन्मय ने पूर्वी को हंसते हुए देखा तो वो उसे घूरते हुए कहा, तुम इतना हंस क्यों रही हो? उस बेचारी को ठीक से बोलना नहीं आता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके बोलने के तरीके पर हंसोगी। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी की नज़र अब अनुराधा से हटकर तन्मय पड़ गया। तन्मय को देखते ही पूर्वी मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं, मैं उस लड़की के बोलने के तरीके से नहीं हंस रही हूँ, बल्कि मुझे उस लड़की के बोलने के तरीके से अपनी दादी याद आ गई। आपको पता है, मेरी दादी ना बिल्कुल ऐसे ही बोला करती थी, लेकिन हम लोगों के साथ रहने की वजह से वह कभी कभी हमारी तरह भी बोलती थी, पर उनके मुंह से ना कई बार ऐसे ही चेन्नई लैंग्वेज भी निकल जाया करती थी। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय हैरान होकर उसे देख रहा था। वही जब अनुराधा देखती है तन्मय ने उसे हाथ नहीं मिलाया तो वह अपना हाथ पीछे करके मुंह बनाकर कहती है, अयो अम्मा, अगर तुमको मेरे से हैंडसेट नहीं करना था तो तुम बोल सकता था, ऐसे इग्नोर करता मेरे को। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय तिरछी नजरों से उसे देखा तो वही आर्यन अनुराधा को देखकर कहने लगा, तुम बातें बहुत करती हो, मैं बस एक ही दरख्वास्त करूंगा, बातें कम किया करो। वैसे भी अभी तुम्हारा बॉस बाहर जाने वाला है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। याद रखना, मैं नहीं रहूंगा, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी गलती होनी चाहिए। अगर कोई भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भाई को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे बलबूते मैं अपने भाई की सेफ्टी के लिए तुम्हें उसके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, पुलिस इंस्पेक्टर हो तो उसी की तरह रहना। आर्यन के गुस्से भरी बातें सुनकर अनुराधा उसे देखकर मुंह बनाकर कहती है, अयो अम्मा, मैं तुम्हारे भाई की सेफ्टी के लिए आया होता, लेकिन अगर तुम बार बार मेरे को ऐसे धमकी देता तो मैं यहाँ से चला जाता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन उसे गुस्से में देखने लगा तो तन्मय ने अनुराधा को देखकर कहा, ठीक है, बहुत बातें हो चुकी है, काफी समय निकल चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। अगर फालतू का बात करना है तो रात में यहाँ आकर करना, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये कह तन्मय सोफे पर बैठा रेहान को अपनी गोद में लिया, फिर पूर्वी के साथ घर से बाहर निकला। अनुराधा जब देखी तन्मय अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल गया है तो वह जीतू को देखकर कहने लगी, जीतू, तुम यहाँ पर रहता, मैं तब तक तन्मय सर का सेफ्टी करके आता। ये कहकर अनुराधा जल्दी से तन्मय के पीछे चली गई। अनुराधा को जाते हुए देखकर आर्यन जीतू को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे कुछ डिटेल्स जाननी है तुम दोनों के बारे में। मैं ऐसे ही तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकता हूँ, चलो मेरे साथ। यह कहकर आर्यन जीतू को लेकर स्टडी रूम में चला गया। वही तन्मय का कार ड्राइव के बगल में अनुराधा बैठी हुई थी, या यूं कहें कि वह आगे बैठकर बार बार सामने एक मिरर के जरिए पूर्वी को ही देखे जा रही थी। अपनी बहन को इतने करीब से देखकर अनुराधा के आंखों में आंसू आ गए। पूर्वी को देखते ही अनुराधा मन में खुद से कहती है, यो अम्मा, मैं अपने खून के रिश्ते वाली बहन के पास होता, लेकिन तब भी उससे मिल नहीं सकता। काश मेरे साथ मेरा दादी होता तो मैं उनसे कहता, फिर पूर्वी दीदी को कसकर गले लगाता। क्या पूर्वी दीदी को पता होता मैं उसका खून का रिश्ता वाला बहन होता? शायद नहीं, अगर पता होता तो वो मुझे जरूर पहचानता। ये सोचकर अनुराधा की आंखों में रुका आंसू हल्का सा गालों पर गिर गया। जब अनुराधा को एहसास हुआ वो रो रही है तो वह जल्दी से अपने आंसुओं को साफ की। कार के बैक सीट पर बैठा रेहान जब अनुराधा को देखा तो वह कुछ सोचते हुए अनुराधा से कहा, वैसे आंटी आप बहुत अच्छी हो, मुझे आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो या फिर कभी कभी बोला करती हो?
रेहान की प्यारी बातें सुनकर अनुराधा के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह पीछे घूमकर रेहान को देखते हुए कहती है, यूं अम्मा मैं बचपन से ऐसे बोलता, तुमको पता मैं जब छोटा था बिल्कुल तुम्हारे तरह थी, मैं ऐसा ही बोलता था क्योंकि मेरी दादी कहता जैसा जगह पर जो रहता उसको वैसा जगह का भाषा आता। किसी दिन तुम मेरा चेन्नई चलता तो मैं तुमको भी सारे लोगों से मिलवाता। जैसे मैं तुम्हारे शहर में आता तो मुझे सारे लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हुए दिखाई देता, लेकिन अगर तुम मेरा चेन्नई चलता तो तुमको ऐसे ही मेरे जैसा लैंग्वेज सुनाई देता। तुमको पता होता मेरे चेन्नई में मुझे सब जानता, सब मुझे क्वीन कहकर बुलाता क्योंकि मैं वहाँ की सुंदर क्वीन होता। अनुराधा की बात सुनकर रेहान की होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वहीं पूर्वी और तन्मय एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि अनुराधा कुछ ज्यादा ही बोलती थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तन्मय इरिटेट होने लगा तो अनुराधा को देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया उस काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू की बातों में समय बर्बाद करना चाहिए। तन्मय की गुस्से भरी बातें सुनकर अनुराधा का मुंह बन गया। वह मुंह बनाकर पूर्वी को देखने लगी तो पूर्वी भी पलकें झपका दी। जब अनुराधा पूर्वी के इशारे को देखी तो वह तन्मय को देखकर कहने लगी, अयो तुम मेरे पर इतना क्यों चिल्लाता, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पास रहता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा चुप रहता। वैसे तुमको देखकर लगता नहीं तुम्हें बच्चे का बाप होता, सच बताओ क्या तुम्हारा उम्र 24 साल होता, क्योंकि तुमको देखकर लगता जैसे तुम अभी भी जवान लगता। अनुराधा ने जैसे ये कहा पूर्वी की हंसी छूट गई, हालांकि वह जानती है तन्मय उम्र में उससे 10 साल बड़ा है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कोई लड़की तन्मय की तारीफ कर रही है, वह भी उसकी उम्र को कम करके। वही जब तन्मय अनुराधा के बातों को सुना तो उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसकी कम उम्र को समझकर उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही थी, ना कि पार्थ की तरह किसी के भी सामने उसे बुढ़ा बुला रही थी। यह सोचकर तन्मय अनुराधा को देखकर कहा, वैसे तुम बोलती बहुत हो लेकिन जब बोलती हो तो चुप नहीं होती हो। पर कोई बात नहीं, अब जब तुम मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ हो तो बोल सकती हो, लेकिन याद रखना जब मैं गुस्से में रहूं और मेरा मूड खराब रहे तब तुम कम बोलना, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, यो अम्मा तुम फिक्र ना करता, मैं कम बोलता लेकिन एंटरटेनमेंट जरूर करता। अब तुम खुद देखो कैसे मेरे बोलने से तुम्हारा बेटा खिलखिलाकर हंसता, इसी को कहते हैं प्यार से बातें करो तो सबको खिलखिलाकर हंसाओ। अनुराधा ने इतना ही कहा था तभी कार रेहान के स्कूल के पास आकर रुकी। पूर्वी जब देखी स्कूल आ चुका है तो वह रेहान को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकली, फिर सीधे स्कूल के अंदर चली गई। तन्मय जब देखा पूर्वी वहां से जा चुकी है तो वह अनुराधा को देखकर कहा, क्या तुम्हें सच में लग रहा है मैं एक बच्चे का बाप नहीं हूँ, मेरी उम्र तुम्हें कम दिखाई दे रही है? तन्मय को अचानक से अपने उम्र के बारे में पूछते हुए देखकर अनुराधा कंफ्यूज होकर कहती है, यूं अम्मा मैंने तो अभी तुमसे कहा तुम मेरे को एक बच्चे का बाप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बल्कि एक 24 साल का लड़का दिखाई देता, तो तुम फिर से क्यों पूछता? अनुराधा के बात सुनकर तन्मय के होठों पर मुस्कुराहट आ गया, लेकिन वो मुस्कुराहट अनुराधा ने बिल्कुल भी नहीं देखा था क्योंकि तन्मय मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को खिड़की से बाहर कर लिया। अनुराधा जब देखी तन्मय कुछ नहीं कह रहा है तो वह कुछ सोचते हुए कहती हैं, तन्मय सर मैं तुमसे एक बात पूछता, ये जो पीके नाम का माफिया होता क्या तुम उससे मिलने के लिए जाएगा? अनुराधा के मुंह से पीके का नाम सुनकर तन्मय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरान भरी नजरों से अनुराधा को देखकर कहा, एक मिनट, पीके के बारे में तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है।
वो गलती से तन्मय से यह सवाल पूछ ली थी क्योंकि जिस बॉस ने उसे जानबूझकर तन्मय के पास भेजा है वो कोई और नहीं पीके हैं। ये बात अनुराधा बहुत अच्छे से जानती है। पीके एक माफिया है और वह इस शहर में आकर तबाही करने के बारे में सोच रहा है। ये सोचकर अनुराधा तन्मय को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, यो अम्मा मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर होता तो मुझे इस बारे में पहले से पता होता। तुमको एक बात पता है, मैं उस पीके के पास जाना चाहता। मुझे उस पीके का सच्चाई पता चल सके, उसके बाद में सारा सबूत इकट्ठा करके डीएसपी को देखकर अपना प्रमोशन मांगता। जब मुझे पता चलता मैं तुम्हारे पास इसलिए आता क्योंकि तुम पीके के पास जाने वाला होता तो मैं तुरंत डीएसपी का बात मानकर तुम्हारी सेफ्टी के लिए राजी होता। मैं एक लड़की होता लेकिन मैं बस इतना चाहता जब मैं पीके के सामने होता तो तुम मेरी हेल्प करता। ये बात तो तुमको भी पता होता पीके कितना खतरनाक माफिया होता, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आता, वह माफिया होता तो फिर तुम उससे मिलने के लिए क्यों जाता? क्या तुम भी माफिया होता? ये कहकर अनुराधा तन्मय को देखने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सच में मैं माफिया हूँ या फिर उस पीके से भी ज्यादा खतरनाक? ये कहकर तन्मय अनुराधा को शैतानों की तरह देखने लगा। तन्मय की शैतान भरी नजरें देखकर अनुराधा घबराते हुए कहती है, यो अम्मा अगर तुम अपनी ये दो आइज से मेरे को ऐसे देखता तो मैं डरता। तुमको मेरे को बताने की जरूरत नहीं होता, मैं समझता तुम सच में बहुत बड़ा माफिया होता। अनुराधा ने इतना ही कहा था तभी पूर्वी रेहान को स्कूल छोड़कर वापस से आई, फिर कार के अंदर चुपचाप बैठ गई। पूर्वी कार के अंदर बैठी तो वह देखी कैसे अनुराधा तन्मय से बातें कर रही है। ये देखकर पूर्वी अनुराधा से कहती है, क्या बात है, तुमको आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम मेरे शैतान पति से इतने अच्छे से बात भी कर रही हो। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, आयो इनोसेंट सुधरी, तुम बहुत इनोसेंट होता जिस वजह से मैं तुमको नहीं बता सकता मेरे और तुम्हारे पति के बीच में क्या बातें होता। अगर मैं तुमको बताता तो तेरा पति मेरे को मारता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर कहती है, मेरा पति तुम्हें क्यों मारेगा? तुम तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हो और जहां तक मैं अपने पति को जानती हूँ वो इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है जो पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाएगा। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा मुंह बनाकर खुद से कहती, अयो अम्मा अब इसको कौन बताता, मैं असली पुलिस नहीं होता, मैं नकली पुलिस होता। अगर इसको पता चलता मैं नकली पुलिस होता तो ये सब मेरे को यहीं दफना देता। अयो अम्मा मेरे को कैसे भी करके ये सच छुपाना होता। ये सोचकर अनुराधा मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहती, ये तो तुम सही कहता, मैं एक इंस्पेक्टर होता तो मुझ पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन क्या होता है ना, जो बड़े बड़े लोग होता वह पुलिस इंस्पेक्टर को अपना पैरों की जूती समझता, इसीलिए मेरे को बड़े बड़े लोगों से डर लगता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी तो तन्मय अनुराधा से कहा, हम भले ही बड़े लोग हैं लेकिन हमारे अंदर संस्कार हैं, हम उसी पर वार करते हैं जो हमारे पीठ पीछे वार करता है, जो हमें धोखा देता है, क्योंकि धोखा देने वाले लोग मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो धोखा देने के बावजूद भी मेरे पास रहने की हिम्मत रखता है। ये कहकर तन्मय शैतान भरी नजरों से पूर्वी को देखकर मुस्कुराया। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी समझ चुकी थी ये ताना तन्मय उसे ही मारा है। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर तन्मय से कहती है, वैसे हम कब तक पहुंचेंगे प्रैक्टिस वाले जगह पर? पूर्वी की बात सुनकर तन्मय ने अपने घड़ी में समय देखा। समय देखने के बाद तन्मय पूर्वी से कहा, बस कुछ मिनट और फिर हम तुम्हारे सेंटर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, अब जब तुम वापस से कबड्डी खेल रही हो तो इस बारे में फिलहाल के लिए उनको पता नहीं चलना चाहिए जो तुम्हारे करीब है। आई होप तुम मेरा मतलब समझ रही हो।
तन्मय की बात सुनकर पूर्वी समझ गई तन्मय पृथ्वी के बारे में कह रहा है। ये सोचकर वो उसे देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप खुलकर भी कह सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पृथ्वी को इन सब के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं खेलने जाऊंगा उस दिन खुद मुझे वहां देखें। तन्वी और पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा जो आगे बैठी हुई थी वह खुश होकर पूर्वी से कहती है, यो अम्मा तुम कबड्डी प्लेयर होता मेरे को पता ही नहीं था, मैं इतना अच्छा प्लेयर के सामने बैठा होता। इनोसेंट सुधरी, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ देता, वह काहे ना, मेरी दादी को गेम खेलने वाले लोग बहुत पसंद होता तो मैं तेरा ऑटोग्राफ लेकर अपनी दादी को देता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी हंसते हुए कहती हैं, मेरा ऑटोग्राफ क्यों, मैं कोई बहुत बड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ खिलाड़ी बनने की, तुम बस प्रे करना कि मैं इस बार अपना सपना पूरा कर सकूं जिस सपने में मेरे पति मेरे साथ है। ये कहकर पूर्वी तन्मय को देखकर मुस्कुराने लगी। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा को काफी अच्छा लग रहा था। वह बहुत खुश थी कि उसकी बहन अपने पति के साथ कितने अच्छे से रह रही हैं और उसका पति उसकी बहन को कितना प्यार दे रहा है, कितना सम्मान दे रहा है और कितना उसके साथ खड़ा है। ये सोचकर अनुराधा पूर्वी से कहती है, ये तो तुम बिल्कुल सही कहता, तुम दुनिया की पहली लकी लड़की होता जिसको इतना डेविल हस्बैंड मिलता, तुमको पता होता मेरा एक ड्रीम होता, मेरे को एक डेविल हस्बैंड मांगता और फिर मैं कहलाता डेविल हस्बैंड की इनोसेंट वाइफ। अयो अम्मा, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय और पूर्वी दोनों ही परेशान हो चुके थे क्योंकि अनुराधा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वह बस अपने में ही बातें किए जा रही थी जिस वजह से वह दोनों बस उसकी बातों को सुन ही रहे थे। पूर्वी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वह अनुराधा की बातें सुनकर हंसे या रोए, क्योंकि अनुराधा है कि उसको ऐसी बातें बता रही थी जिसे सुनकर भी उसे शर्म आ रहा था। थोड़ी ही देर में तन्मय की कार कबड्डी सेंटर के पास आकर रुकी। कार को रुका हुआ देखकर तन्मय कार से बाहर निकला, फिर पूर्वी को कार से बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़कर कहा, ध्यान से खेलना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, मैं पहले भी कबड्डी खेल चुकी हूँ, हाँ बस मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आज आपने जो मुझे हौसला दिया था ना, वही मेरा डर गायब हो चुका था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से रहूंगी और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, अभी आप अपना काम करने के लिए जाइए। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर, ठीक है, जब मैं रेहान को स्कूल से लेने जाऊंगा तब मैं तुम्हें भी लेने के लिए आऊंगा, उससे पहले तुम यहाँ से नहीं जाओगी, अगर तुम्हें कहीं जाना हुआ तो मुझे सबसे पहले मैसेज कर देना, हो सके तो मैं आज थोड़ा बिजी रहूंगा लेकिन तब भी मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, याद रखना यह बात भूलना मत। ये कहकर तन्मय एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। तन्मय को जाते हुए देखकर पूर्वी भी चुपचाप उस सेंटर के अंदर चली गई। अनुराधा जो कार के अंदर बैठकर उन दोनों को देख रही थी, जब वो देखी तन्मय कार में बैठ चुका है तो वह तन्मय को देखकर कहने लगी, अयो अम्मा, तुम अपनी पत्नी से कितना लव करता, सच में तुम दोनों का लव देखकर मेरे को तुम जैसा पति मांगता कहाँ मिलता, तुम जैसा पति। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय चिढ़ते हुए कहा, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, कितनी बार बताऊँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे बस अपने बेटे से मतलब है, पूर्वी मेरी पत्नी है लेकिन मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, आइंदा दोबारा से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना और हाँ, कोशिश करना ज्यादा चुप रहने की, क्योंकि अभी मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी, चुप रहना। तन्मय की धमकी बड़ी बातें सुनकर अनुराधा मुंह बनाकर कहती है, मैं तुमको हैंडसम लड़का समझता और तुम होता कि मुझ पर गुस्सा करता, ठीक है, मैं अब से कभी भी ऐसी बातें ना करता, लेकिन जो मैं देखता हूँ तो मैं कहता, मैं देखा तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, तभी तो अपनी पत्नी को इतना समझाता।
मेरा दादी कहता है जो इंसान सामने वाले को अच्छे से समझ आता या उसे सलाह देता इसका मतलब वो होता कि वो उससे बहुत प्यार करता, जैसे कि मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करता क्योंकि वह मुझे हर समय डांटता रहता, समझाता रहता। आज वैसे भी तुमने पूर्वी दीदी के साथ यह कहते कहते अनुराधा अपने दांतों तले जीभ काट ली। उसे अचानक से याद आया वह बातें करते करते अचानक से क्या कहने वाली थी। वही जब तन्मय देखा अनुराधा बोलते बोलते रुक चुकी है तो वो उसे देखकर कहा, पूर्वी मेरी जिम्मेदारी है, तुम अभी अभी आई हुई हो यहाँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम इस शहर में नई नई आई हुई हो जिस वजह से तुमने शायद न्यूज़ नहीं सुना होगा या फिर तुम्हें यह नहीं पता होगा आहूजा परिवार क्या चीज़ है। अभी हम पीके से मिलने उसके अड्डे पर जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे माफिया होंगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है पीके अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा तो तुम सतर्क रहकर उस चालाकी को मात दोगी, क्योंकि पीके बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे और पूर्वी के बारे में तुम ज्यादा ना ही सोचो तो बेहतर होगा। तुम जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना मुझे समय नहीं लगेगा तुम्हें इस नौकरी से निकालने में। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, यो अम्मा, मैं इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं होता। हाँ, तुम बस एक काम करता, अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड को भी लेकर चलता, क्या पता वह पीके तुम पर हमला करता। मैं एक नाजुक सा लड़की होता, मैं कितना तुम्हारा रक्षा करता। एक समय पर अगर मैं भी गायब होता तो फिर तुम क्या करता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भले ही इंस्पेक्टर हो लेकिन मेरे साथ हो। जब मैं किसी को अपने साथ लेकर चलता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने से भी ज्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह मेरा परिवार मेरा इंतजार करता है उसी तरह उस इंसान का भी परिवार उसके घर में इंतजार करता है, जो इंसान मेरा साथ देने के लिए मेरे पास रहा है। ये कहकर तन्मय एक नजर अनुराधा को देखा, फिर चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। अनुराधा जब तन्मय की बातों को सुनी तो उसे काफी अच्छा लगा। वह सच में पूर्वी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी अनुराधा के मन में कई सवाल बने हुए थे, जिस सवाल का जवाब उसे अब दादी से ही मिल सकता था जो चेन्नई में है। ये सोचकर अनुराधा भी गहरी सांस लेती फिर चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। अब अनुराधा की दादी वो शख्स है जिन्हें सब पता है, और अब अनुराधा भी उनसे ही सच सुनेगी। उसे ये तो पता था उसका एक परिवार भी है जो उससे नफरत करता है, पर क्यों ये अब उसे जानना था। वही जब पूर्वी सेंटर के अंदर आई तो उसने देखा कोच वहां पर बहुत सारी लड़कियों को कबड्डी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोच ने जब पूर्वी को देखा तो वो मुस्कुराते हुए पूर्वी के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस पूर्वी, आपके हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने आपके बारे में बताया था तो आप वापस से खेलना चाहती है। वैसे सच कहूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि आप वापस से खेलोगी। जब मैंने आपका वीडियो देखा था तो सच में मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे लगा नहीं था कि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। ये कहकर वह कोच पूर्वी के कंधों पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराते हुए वापस से कहा, वैसे मैंने सुना है आपके हस्बैंड आपका इसमें साथ दे रहे हैं। सच में आपके हस्बैंड बहुत लकी है जिन्हें आप जैसी वाइफ मिली है, और उससे भी ज्यादा लकी मैं हूँ जिसे आप जैसा स्टूडेंट मिला है जिससे मैं अच्छे से सिखाऊंगा। ये कहकर वह कोच पूर्वी को देखकर मुस्कुराने लगा।